हेलो छात्र छात्राओं, अब तक हमने डीएलएड बीटीसी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के 2020 के मैथ के अतिलघुत्री और बहुविकल्पी प्रश्न को हल कर लिया है। अब बारी है लघुत्री प्रश्न को हल करने की। तो चलिए हम लोग लघुत्री प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि वो किस प्रकार के प्रश्न आए थे। प्रश्न दिया है कि एक वस्तु 20 रुपये में बेचने पर 5 रुपये की हानि हो जाती है। एक वस्तु को हम 20 रुपये में बेचते हैं तो उस वस्तु को बेचने पे हमको 5 रुपये की हानि हो जा रही है। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिशत हानि हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अर्थात कि वस्तु का जो है मूल्य जो हम बेच रहे हैं वह 20 रुपये का है और जब खरीदे होंगे तो 25 रुपये का होगा, क्योंकि 5 रुपये का 20 में बेचे तो 5 रुपये का हानि हुई। तो ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पर प्रश्नानुसार जो है जो प्रश्न दिया है विक्रय मूल्य कितना है, 20 रुपये है। विक्रय मूल्य कितने हैं, 20 रुपये है। ठीक, आगे कह रहा है तब उस पर हानि कितने की हो रही है। यहाँ पर लिखेंगे हानि बराबर कितना हो रहा है, हानि 5 रुपये का हो गया। तब क्या होगा, तब जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, विक्रय मूल्य धन हानि का। ठीक है, तब हम विक्रय मूल्य कितना का, 20 रुपये का है और हानि 5 रुपये की हुई है, तब कितना हो गया, 25 रुपये की क्या हो। मतलब कि हम उस वस्तु को तो खरीदे हैं 25 रुपये में, लेकिन बेच दिए उसको हम 20 रुपये में, इसलिए हमें क्या हुई, हानि हो गई। और वो हानि कितने की हुई, वो 5 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, आगे बोला है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, मतलब प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। तो प्रतिशत हानि बराबर होता है कि हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, ये होता है सूत्र। ठीक है, अब इसी सूत्र पे हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। जब हम रखेंगे तो क्या पाएंगे, हानि क्या है, 5 रुपये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हम जो खरीदे हैं वो 25 रुपये के खरीदे हैं। और उसके बाद क्या है, 100। अब काट लीजिए, 5 एकम 5वां, 5 भी यहाँ पर बचा 5 दूना के 10 और ये 0 बच गया। ठीक, मतलब कि 20% की क्या हुई है, उसे हानि हुई है। अब यहाँ पर लिख देंगे क्या, अतः उसे 20% की हानि हुई है। ठीक, उससे क्या हुआ है, 20% की क्या हो गई है, हानि हो गई है। क्योंकि उसने क्या किया था, 20 रुपये का तो खरीदा था, अब बेचा उसे क्योंकि उसने 25 रुपये का क्या किया था, खरीदा था और बेचा 20 रुपये का, इसलिए उसे 5 रुपये की हानि हो गई। और हानि का जो प्रतिशत था वो कितना था, 20% का हानि हुआ है उसे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है उसे हल करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या करिए, ज्ञात कीजिए, जिसमें 15, 20, 35 और 48 से अलग अलग क्या किया जाए, भाग दें। क्या करें, अलग अलग भाग दें। तो प्रत्येक स्थिति में वहाँ पर क्या बच जा रहा है, 8 शेष बच जा रहा है।
अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ बोला है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। यह बोला है कि छोटी से छोटी संख्या। मैं पहले भी बताया था कि जब बोले छोटी से छोटी तो आप तुरंत बोलिएगा कि इसका एलसीएम मतलब लसा निकालना है। ठीक, अगर वही जो बड़ी बोलता था क्या कहते हैं, बड़ी बोल दिया तुरंत कहिएगा क्या कि अब इसका क्या निकालना है, मसा निकालना है। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं है? तो चलिए अब इन सभी संख्या में दी गई संख्या कितनी है। ठीक है, संख्या क्या है, 15 है, 20 है, 35 है और क्या है 48 है। ठीक, अब इन संख्याओं का क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इनका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये इसको पहले 5 लिख लीजिए, अरे 15 लिख लीजिए। 15 को क्या है, 15 को काटेंगे 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से। फिर बचेगा 5, किससे कटेगा, 5 से। ठीक, उसके बाद ये 20 है, 20 है। तो अब देखिए 20 कितने के पाढ़ा में कटेगा, 2 के पाढ़ा में कटेगा 10 बार में, फिर 2 से कटेगा, फिर कितने में, फिर 2 से कट गया, 2 से 5 बचा तो 5 लिख दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर उसके बाद क्या है, 35 है। अब देखिए 35 3 से भी नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। कितनी बार में, 7 बार में, तो ये 7। ठीक, उसके बाद क्या है, 48 है। 48 को अब ये किससे पहले कटेगा, देखिए मैं इसको निकाल दे रहा हूँ क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है। 2 से काटेंगे, 2 4। देखिए जहाँ पर आपको समझ में नहीं आए आप तुरंत पूछ सकते हैं, सर यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया है, आप दोबारा बता देते, हम दोबारा बताएंगे। 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 है तो 3। ठीक, यहाँ तक हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। अब इन संख्याओं का क्या करना है, एलसीएम। अब इनका क्या निकालना है, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लसा निकालने, लसा निकालना लेने पर। अब जब हम इनका लसा लेंगे तो लसा का मतलब क्या होता है, लसा का मतलब होता है कि जो मिल रहा है उसे, जो न मिल रहा है उसे सबको क्या कर देना है, लेना है, मतलब सबको लपेट देना है। तो सबको लपेटेंगे कैसे, ये 5 यहाँ पर, ये 5 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब में मिला है 5 यहाँ तक, लेकिन और कहीं नहीं मिला है। तो पहले ऐसा करते हैं कि दो की संख्या काट ले लेते हैं। 2 की संख्या सबसे, देखिए 2 कहाँ है, 2 सबसे बड़ी संख्या कौन है, 1 2 3 4, 4 को 2 जो है सबसे बड़ी संख्या है। फिर उसके बाद 5, अरे 3 जो है एक ही बार आया है तो 3। फिर उसके बाद 5 भी, फिर गुणे 7। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 3 48, 48 पचे। अब यहाँ पर 48 का गुणा कर लेते हैं 5 बार, तो 8 पचे 40, 20 4 24। अब इसका 7 से गुणा कर देंगे, 0 28, फिर 14 2 16, 1680। अब यहाँ पर हमने गुणा किया तो गुणा करने पर हमने प्राप्त कर लिया कितना, 1680 आ गया। और प्रश्न बोला है कि प्रत्येक स्थिति में वहाँ पर क्या हो रहा है, 8 शेष बच जा रहा है। तो प्रश्नानुसार 8 शेष बच जा रहा है
इसलिए लस में 8 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक। अब हमने क्या करना है, जो हमने क्या है यहाँ पर प्राप्त किया है 1680 में 8 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, 1688। यह 1688 वह छोटी से छोटी संख्या है जिनको हम इस 15, 20, 35 और 48 से अगर भाग देंगे तो वह संख्या जो है 8 बार क्या होगा, शेष बच जाएगा। 8 क्या होगा, बार शेष बच जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे, अतः वह संख्या वह छोटी से छोटी संख्या 1688 है। ठीक। देखिए, जहाँ पर आपको सवाल समझ में नहीं आए आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में दिया है 14 नंबर वाले प्रश्न में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर है और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर ले तो रेलगाड़ी की क्या करिए, चाल ज्ञात करिए। ठीक है, रेलगाड़ी की क्या करिए, चाल ज्ञात करिए। चलिए हम लोग सबसे पहले काम कर लेते हैं कि जो प्रश्न में दिया है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई, यहाँ पे लिख देंगे रेल गाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है, 30 मीटर दी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 30 मीटर है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है, वह दी 120 मीटर। अब कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर ले रहा है, वह 12 सेकंड में क्या कर ले रहा है, पार कर ले रहा है। कितने सेकंड में, 12 सेकंड में पार कर ले रहा है। अब ये जो है एक रेलगाड़ी जो इतने में पार कर ली, तो यहाँ पर लिखेंगे उसकी समय कितना लग रहा है, यहाँ पर लिखेंगे कि समय लगा कितना, 12 सेकंड लगा, सेकंड। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसकी जो है चाल ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर हमको तो समय तो समझ में आ रहा है कि दिया है, लेकिन यहाँ पर जो दूरी दी है वो अलग अलग दी है। तो सबसे पहले हम कुल दूरी जो है ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कुल दूरी बराबर क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई धन किसकी, प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक, इसको पहले हमको इस पे हम क्या कर लेते हैं, इससे हम कुल जो है दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो कुल दूरी बराबर यहाँ पर हो जाएगा कुल दूरी बराबर क्या होगा, रेल कितनी है 30 मीटर की, प्लेटफॉर्म है 120 का, तो जोड़ने पर क्या आ गया 150, क्या होगी कुल दूरी हो गई। कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी हो गई 150 मीटर। ठीक, अब हमको इसी सूत्र पे क्या कर देना है, रख देना है। तो अतः तब चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी कितनी है, दूरी है 150 मतलब 150 और समय कितना लग रहा है 12 सेकंड लग रहा है। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो 2 से काट लेते हैं, 2 6 बार में कट गया, 2 7 फिर ये 5 गया
75। ठीक, इस प्रकार से हमने क्या किया, भाग कर लिया। अब बारी है क्या, हाँ अब इसको और छोटा कर लेते हैं। तो ये कितनी बार में जाएगा, तो चाल बराबर 6 एकम 6 एकम 6 एक गया इधर, तो 6 दूना के 12, फिर दशमलव में 3 करके 5, मतलब कि 12.5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से क्या है, और रेलगाड़ी की चाल कितना है, 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः रेल सेकंड होगा। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, 12.5 मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि सरल कीजिए, ये जो यहाँ पर जो दिए हुए हैं अंक, इनको क्या करिए, सरल कीजिए। तो सरल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न को उतार लेते हैं। तो प्रश्न दिया है 15 - 1 रेखा कोष्ठक बंद, फिर उसके बाद आ गया मंझला कोष्ठक। अब इसको क्या है, यह प्रश्न नंबर 15 है, इसको क्या करना है, हमको हल करना है। तो हल करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ हमको जानकारी में दिमाग में रहनी चाहिए। पहली चीज़ हमको यह होना चाहिए कोष्ठक के बारे में। तो कोष्ठक क्या है कि सबसे पहले आप रेखा कोष्ठक हल करिएगा, फिर छोटा, फिर उसके बाद मंझला, फिर उसके बाद बड़े कोष्ठक को हल करिएगा। ठीक, ये ध्यान रहे। फिर उसके बाद क्या करना है, एक चीज़ और है कि धन में सबसे पहले आपको भाग करनी है, फिर उसके बाद गुणा करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, जोड़ना है, फिर उसके बाद लास्ट में क्या कर देना है, घटा देना है। ये तीनों नियम, यही दो नियम हैं जिससे आप जो है सरल करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम लोग इसी नियम पे हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के सारे प्रश्न को यहाँ तक उतार दीजिए। तो हमने उतारना है क्या, 15 माइनस बड़का कोष्ठक 6 माइनस, ठीक है, मंझला कोष्ठक, फिर प्लस 5 प्लस छोटा कोष्ठक 4, फिर उसके बाद क्या है 2 और -1, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर क्या आएगा, हमारा 1 आएगा, वो भी बड़ा कौन है 2, इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो 1 प्लस में है और यहाँ पर आगे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है, इसको हमने घटा दिया तो क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, कोष्ठक बंद। यहाँ पर भी मंझला कोष्ठक बंद, ये बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक, अब बारी है यहाँ से यहाँ तक उतारने की। यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिए। अब छोटे कोष्ठक को अब हल करेंगे। तो 5 प्लस, अब इसको घटा देंगे। अब एक बात बताइए, 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 3। यहाँ पर कोष्ठक बंद, ये भी कोष्ठक बंद, ये खत्म हो गया। अब बारी है यहाँ से यहाँ तक उतारने की। तो यहाँ से यहाँ तक उतार दीजिए। 15 माइनस कोष्ठक में 6 माइनस, अब इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक, अब देखिए यह कोष्ठक में इन दोनों को घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या पाएंगे, घटाने पे ये 8 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 2। बड़ा कौन है, 8 है, 8 के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लग गया। और एक कोष्ठक है, तो ये कोष्ठक में ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि 15 धन 2। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 17। जो हमारा सरल करने पर आंसर आया है क्या है, 17 है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए 16 वाले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें कह रहा है पार्श्व चित्र में त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए। तो परिमाप ज्ञात करना है और ये जो हमको त्रिभुज दे दिया है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज में क्या दिया है, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में दिया है क्या, A-2 A-B, फिर उसके बाद है A+B, फिर यहाँ पर क्या है 3A-B, यह दिया है। और इसी से हमको क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको लिख देंगे कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है। ठीक, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है त्रिभुज की भुजाओं का योग। त्रिभुज के भुजाओं का योग।
क्या होता है, वही परिमाप कहलाता है। उनके तीनों भुजाओं का योग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं तीनों नहीं कहा हूँ, त्रिभुज के तीनों, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, हमारी जो तीनों भुजाएं हैं उन भुजाओं को लिखेंगे और उनका योग कर देंगे। पहली भुजा ले लेते हैं ए बी बराबर क्या दिया है 2a माइनस बी, फिर ए सी बराबर क्या दिया है a प्लस बी, फिर धन सबको ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या दिया है बी सी बराबर क्या दिया है 3a माइनस बी, ठीक। इस प्रकार से दे दिया। अब बारी है हमारी क्या करने की, जो a है ये इन लोगों को एक साइड कर लेते हैं, जो b है उनको एक साइड कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 2a प्लस 3a माइनस बी प्लस बी माइनस बी, ठीक। अब बारी क्या है, अब इनको ऐड कर देना है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, और 3 में 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा 6a। यहाँ पर क्या है, इस b से ये b कट गया, बचा क्या b, यही हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। यह है त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। अतः यहाँ पर लिख देंगे कि अतः त्रिभुज का परिमाप 6a माइनस बी होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। जो त्रिभुज का परिमाप बोला है ज्ञात करने के लिए, वो त्रिभुज का परिमाप होगा 6a माइनस बी होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार से आया हुआ है। लिखा है 17 नंबर का प्रश्न है कि एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर क्या है लंबा है, क्या है लंबा है, मतलब कमरे की लंबाई क्या है, कमरे की लंबाई कितनी है 15 मीटर तथा 17 सेंटीमीटर, क्या है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है क्या कमरे की लंबाई। तो पहली बात यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है। ऐसा करते हैं कि इस मीटर को हटाकर पूरे को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। पूरी को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 15 में अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो 15 गुणे 100 और इस 17 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1500 धन 17 बराबर क्या आ गया 1517 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1517 सेंटीमीटर क्या है लंबा है, कौन कमरे का, जो कमरा है वो कमरे की लंबाई कितनी है 1500 सेंटीमीटर 1517 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न आगे देखते हैं क्या कहता है कि 19 मीटर 2 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है। तो कमरे की चौड़ाई कमरे की चौड़ाई कितनी है, कमरे की चौड़ाई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, यहाँ पर भी क्या करेंगे मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, फिर धन 2 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 900 और इसमें जोड़ देंगे 2 तो क्या हो गया 902, ये क्या है सेंटीमीटर है। अब हमने क्या कर लिया, सबसे पहले इन लोगों को सेंटीमीटर में बदल लिया है। जो हमको मतलब कि कमरे की लंबाई भी पता है, कमरे की चौड़ाई भी पता है। फिर आगे प्रश्न क्या कर रहा है, उसके छत के निचले सिरे में, जो छत है उसके निचले सिरे में कम से कम कितने वर्गाकार टाइल लगेंगी। यहाँ पर जो है वर्गाकार टाइल्स की बात हो रही है और छत के निचले सिरे में लगाना है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि इसका पहली बात है कि वर्गाकार का मतलब यह हो गया कि जितनी उसकी लंबाई होगी उतनी ही उसकी चौड़ाई होगी,
तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मसा ज्ञात कर लेते हैं इन दोनों का। तो इन लोगों का मसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये लंबाई और चौड़ाई का क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं इनका अभाज्य गुणनखंड करने, जब करेंगे तो हम क्या पाएंगे। अब देखिए इसको पहले हम उतार लेते हैं, क्या है 1517 है 15। हमने इनका क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इस अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पर लिख लेते हैं, किन का अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1517 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 37 गुणे 41 पर आया। और क्या है, जब हमने 902 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुणे 11 गुणे 41 पाया। ठीक है, पास समझ में आया यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला कार्य ये कर लेते हैं कि इनका क्या कर लेते हैं, मासा ज्ञात कर लेते हैं। मासा ज्ञात कर लेते हैं। अब जब मासा ज्ञात करेंगे तो मासा का मतलब जो मिल रहा है उसी को लिखना है। तो अब यहाँ पर सिर्फ क्या मिल रहा है, 41 ही मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 41। तब जब मासा 41 है तब वर्गाकार की टाइल की लंबाई, वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी होगी, 41 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर सारी चीज़ें सेंटीमीटर में ही ज्ञात कर रहे हैं, तो ये 41 सेंटीमीटर होगी। समझ में आया कि नहीं है। अब ये क्या हो गया, लंबाई हो गई, तो वर्गाकार होने के कारण इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, 41 ही होगी। तो आगे हमारा प्रश्न कह रहा है कि हमको यहाँ पर जो कितने वर्गाकार टाइल लगेंगी, तो हमको टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि टाइल की संख्या बराबर क्या होगी, टाइल की संख्या बराबर होगी कि कमरे का क्षेत्रफल कमरे का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल वर्गाकार क्षेत्रफल। ठीक, ये टाइल की संख्या ज्ञात करने के लिए है। और हमको पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। अब एक बात बताइए, हमको कमरे का क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा, जब कमरे के लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो हमको क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टाइल की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, पहला है 1517, तो यहाँ पे लिखेंगे 1517। फिर क्या 900 क्या है, 902 है, यह हो गया लंबाई, एक हो गया चौड़ाई हो गया। बट्टे में क्या है, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार टाइल का जो एक भाग है जिसकी लंबाई क्या है 41 है, तो लंबाई 41 होगी तो चौड़ाई भी 41 ही होगी। अब भाग कर लेते हैं, तो भाग करेंगे
तो इससे जब ये जाएगा तो ये 37 बार में जाएगा, जैसे हमने पहले ही यहाँ पर करके देख लिया है इस गुणनखंड में। तो भाई इतना से कट जाएगा तो 37 बार में कट गया। और ये कितनी बार में कटेगा, ये कट जाएगा 11 दूना के 22 बार में कट जाएगा, ठीक है, 22 बार में कट गया। अब इसका क्या कर लेते हैं, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, क्या 37 गुणे 22, ठीक। अब गुणा करेंगे तो क्या पाएंगे, 7 दूना के 14, 6 1 7, 6 1 7। अब एकदम वही काम फिर कर लेंगे, वही चीज़ का गुणा करना है तो 4 11 8, 814 यहाँ पर आया क्या, 814। जब इसका गुणा किए हैं तो यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ कि 37 गुणे 22 बराबर 814 टाइलें लगेंगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः 814 टाइलें लगेंगी, ठीक है। जहाँ पर भी ये सवाल आपको दिक्कत किया हो, जहाँ पर कोई समस्या आपको नज़र आई हो, उस समस्या को आप हमसे तुरंत पूछिए और हम आपको उस समस्या का हल और निवारण आपको तुरंत बता देंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 600 में से दिए गए कुल अंकों को दर्शाया गया है। यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है यह कुल 600 अंकों में से प्राप्त आंकड़ा है, ठीक है। तो कह रहा है कि आरेख मतलब इसका चित्र बनाते हुए हमको बताना है कि बार ग्राफ द्वारा बताइए इसको। क्या ये जो दिया गया डाटा है इसको बार ग्राफ द्वारा क्या करिए, निरूपित कर दीजिए कि यह बार ग्राफ द्वारा इस प्रकार से बनता है डाटा। तो चलिए हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जो है y एक्सेस ले लेते हैं, ठीक, और एक जो है x एक्सेस ले लेते हैं, ठीक। बात समझ में कि नहीं है। अब यहाँ पर हमने डाटा को फिट करना है, ठीक। ये कह रहा है जो भी विद्यार्थियों की संख्या है, देखिए x एक्सेस में हम विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे, क्या है, विद्यार्थी का नाम, ठीक है। और इसमें प्राप्तांक हैं, क्या लिखेंगे, y एक्सेस में क्या लिखेंगे, प्राप्तांक, ठीक। तो चलिए अब इस डाटा पे हम लोग इसको क्या करते हैं, फिलअप करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये कर देते हैं कि यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, क्या है, पहला है अमिता, पहला डाटा है। और दूसरा डाटा क्या है, नमिता। तीसरा डाटा है दीप्ति। फिर उसके बाद है अजय। फिर उसके बाद क्या है, अजय के बाद है अमर। फिर उसके बाद क्या है, नाजिया है जी, ठीक है। अब इस डाटा को इसके प्राप्तांक के अनुसार हमको लिखना है, ठीक है। अब ये जो डाटा है हमें ये 50-50 से नीचे नहीं हुआ है, मतलब कि हम सबसे छोटा लिख लेते हैं, मान लीजिए कि यह है 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500,
550, 600, 600, ठीक है। ये डाटा दिए हुए हैं, इस प्रकार के डाटा हैं। अब क्या करेंगे हम, इनके जो दिए गए डाटा हैं इनके ब्लॉक्स बनाएंगे, ठीक है। क्या है, जो अमिता है वो कितना पाई है, 450 पाई है। तो इस अमिता के पास 450 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ब्लॉक बना देंगे, ठीक है। समझ में, ब्लॉक बना दिए। अब बारी है नमिता। नमिता कितना पाई है, 300 पाई है। तो अब नमिता के लिए बना दीजिए ब्लॉक, जो कि कहाँ पर होना चाहिए, 300 तक का होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद दीप्ति। दीप्ति पाई है 400, तो यहाँ पर लिखेंगे 400 तक लेके जाएंगे, ठीक ठीक। फिर उसके बाद क्या है, अजय। अजय पाया है कितना, 350 नंबर पाया है, ठीक है। तो यहाँ पर अजय है कि अमर है, अजय है, तो इसको अजय पहले, हाँ ये अजय का ही बना रहे हैं, ठीक है। अब ये 350। फिर उसके बाद अमर। अमर कितना पाया है, अमर 500 पाया है। तो अमर के लिए ब्लॉक्स जो है उससे ऊपर चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा इस सोझे में, ठीक। फिर उसके बाद नाजिया जो है 550 पा गई है, तो नाजिया 550 इस तरह से, ठीक। इस प्रकार से हमने को ब्लॉक बनाना है और इस प्रकार से हम इसको बार ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। देखो जो है बार ग्राफ वह ग्राफ होता है जिसमें एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं। इसमें जो है एक तरफ डाटा दिया जाता है और दूसरी तरफ डाटा को ब्लॉकों में दर्शाया जाता है कि इतने डाटे हैं।